बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर। बहुत से लोग आजकल के दौर में भी इंग्लिश ग्रामर के अबाउट बहुत ज़्यादा परेशानी लेते हैं। उनको समझ नहीं आती कि इसको कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ इसका ख़त्म इसको करें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उन दोस्तों के लिए है जिनको जो है इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इजी नोट्स जो है कि मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिसको देखने के बाद, आज की वीडियो सुनने के बाद आपका ये इंग्लिश ग्रामर का जो मसला है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस की कि जो फ़िक्रा है वो क्या चीज़ है। फ़िक्रा अमूमन तौर पर हमारे पास उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिसको हम कहेंगे जी सब्जेक्ट, दूसरा हमारे पास होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट की अगर तारीफ़ देखें, इसकी अगर डेफिनेशन करें तो किसी फ़िक्रे में जिस शख्स या चीज़ के बारे में कोई बात की जाए इसे सब्जेक्ट कहते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में हमारे पास है जी असलम इज़ कैचिंग फ़िश। अब असलम जो है हमारे पास, इसको हाईलाइट किया हुआ है। मंदरजा वाला फ़िक्रे में असलम सब्जेक्ट है हमारे पास, क्योंकि असलम के बारे में ये बात बताई जा रही है कि वो मछलियाँ पकड़ रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ लगी होगी। अब आगे देखते हैं कि प्रीडिकेट क्या होता है। किसी फ़िक्रे में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है इसे प्रीडिकेट कहते हैं। प्रीडिकेट दरअसल किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई ख़बर या अतला होती है। मसलन अब ऊपर वाली एग्जांपल हम देखते हैं कि असलम इज़ कैचिंग फ़िश। मंदरजा वाला फ़िक्रे में इज़ कैचिंग फ़िश जिसको हाईलाइट किया हुआ है, ये दरअसल प्रीडिकेट है, क्योंकि ये असलम यानी जो हमारा सब्जेक्ट था उसके बारे में हमें इतला दे रही है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जिससे आपको मज़ीद अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। एक और एग्जांपल है हमारे पास, अली हेल्प्ड द पुअर। अब देखें, अली हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट है। हेल्प्ड द पुअर ये हमारे पास प्रीडिकेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़। अब देखें, सम बॉयज़ ये क्या है जी, हमारे पास सब्जेक्ट हैं। अब देखें आगे, प्रीडिकेट में देखें कि आर मेकिंग नॉइज़, कि सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़, कि बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे हैं। अब बच्चों के बारे में या बॉयज़ के बारे में वो जो है कि इंफॉर्मेशन हमें दी जा रही है कि वो क्या होगी, हमारे पास प्रीडिकेट होगी। देन एक और एग्जांपल नीचे जो दी हुई है वो आप देख लीजिएगा। हाँ जी, अब मंदरजा वाला तीनों फ़िक्रों में पहले हिस्से में वो शख्स जिनके बारे में कोई बात बताई गई है, लिहाजा वो सब के सब क्या हैं जी, हमारे पास सब्जेक्ट हैं। जबकि दूसरे हिस्से में वो अल्फाज हैं जो सब्जेक्ट के बारे में कोई इतला या ख़बर दे रहे हैं, लिहाजा वो सब के सब क्या होंगे, हमारे पास प्रीडिकेट होंगे। हाँ जी, प्रीडिकेट की अगर आगे इसको मज़ीद जो है कि अगर एलेबोरेट किया जाए, मज़ीद अगर इसकी वजाहत की जाए तो ये आम तौर पर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। नंबर वन क्या है जी, हमारे पास वर्ब है। नंबर टू हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो किसी भी सेंटेंस में अगर ये ना हो तो वो सेंटेंस या वो फ़िक्रा जो है वो बिल्कुल नामुकम्मल है। अब बात ये है कि ये इम्पोर्टेंट तो हैं, पता तो है कि वर्ब क्या है, लेकिन इसको पढ़ते हैं कि वर्ब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसका काम क्या है। वर्ब का मतलब है काम, यानी कि कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा जी, वो काम होगा, वो आपका वर्ब होगा। दूसरे लफ्ज़ों में वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में ये बताता है कि वो शख्स या चीज़ क्या है, या वो क्या करता है, या इसके साथ क्या हो रहा है। इट्स मीन कि ये सारे का सारा क्या है जी, एक्शन ही है। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं जी ऑब्जेक्ट की, जिसको हम उर्दू में मफ़ूल कहते हैं। ऑब्जेक्ट इस शख्स या चीज़ को कहते हैं जिस पर कोई काम हो रहा हो।
ठीक है जी। ऑब्जेक्ट दरअसल रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। अब मंदरजा वाला फ़िक्रों पर गौर करेंगे तो इससे आपको मज़ीद जो है कि अच्छे से समझ आ जाएगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, देन वर्ब क्या होता है, देन ऑब्जेक्ट क्या होता है जी। फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें देखते हैं कि अली हेल्प्ड दी पुअर। अब अली क्या है हमारे पास, इस सेंटेंस में अली हमारे पास सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि जी वर्ब क्या है, वर्ब हमारे पास हेल्प्ड है क्योंकि ये कोई काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द पुअर। अब इसमें हम देखते हैं एक और एग्जांपल, सम बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़। सम बॉयज़ हमारे पास क्या होगा जी, सब्जेक्ट होगा। देन आर मेकिंग हमारे पास वर्ब होगा कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, वो काम हो रहा है ये। अब क्या काम कर रहे हैं वो जी, नॉइज़। ये हमारे पास क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल नीचे दी हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। मंदरजा वाला फ़िक्रों में हेल्प्ड आर मेकिंग एंड विल प्ले, ये सारे के सारे क्या हैं जी हमारे पास, ये हमारे पास वर्ब हैं क्योंकि ये एक्शन यानी काम को जाहिर करते हैं। जबकि द पुअर, नॉइज़ और क्रिक्ट तीनों क्या हैं जी हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि इन पर काम हो रहा है यानी वो रिसीवर ऑफ द एक्शन हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मज़ीद जो है कि ये यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ लग गई होगी। आगे बात करते हैं जी अमदादी फ़ेल की। ये क्या चीज़ होते हैं जी, इनको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इनको आप एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर किसी टेंस को ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा ये किसी नाउन या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसको कहते हैं, इसमें सिफ्त, इसमें कोई भी चीज़ आपकी खूबी या खामी बयान की जाती है के साथ मिलकर फ़िक्रा बनाते हैं। इनके बगैर कोई फ़िक्रा सवालिया या मनफी नहीं बनाया जा सकता जी। तो हेल्पिंग वर्ब्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं इंग्लिश के अंदर। तो इसकी जो है कि वो ग्रुप बंदी की गई है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब वो किसके साथ आएगा। मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की फॉर्म भी मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं, इसलिए वर्ब की फॉर्म के इस्तेमाल के लिहाज से इमदादी फ़ेल के 3 ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। हाँ जी, याद रहे कि ये जो ग्रुप बंदी है ये सिर्फ एक्टिव वॉइस जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे या हमारे पास फ़िक्रे होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। अब फर्स्ट ग्रुप में देखते हैं कि कौन से हेल्पिंग वर्ब किन के साथ आएंगे। अब फर्स्ट वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज़ है, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये सारे के सारे जो हैं, पहली बात तो ये है कि ये एक्टिव वॉइस फ़िक्रों में फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें मौजूद तमाम के तमाम इमदादी फ़ेल यानी कि आपके हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब की इंग वाली फॉर्म के साथ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब ये मैंने आपको बहुत बड़ी जो है कि ये बात बता दी है। ठीक है, अब ये आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप के जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं ये सारे के सारे वर्ब की इंग वाली फॉर्म के साथ इस्तेमाल होंगे। अब सेकंड ग्रुप की बात करें तो इसमें हैव, हैज़, हैड, विल हैव या शैल हैव, तो ये भी सारे के सारे किसके साथ इस्तेमाल होंगे जी, ये सारे के सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल होंगे। अब बात करें जी इसके थर्ड ग्रुप की, तो डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आउट, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके जो आपकी बेसिक जो है, जो आपकी बेस फॉर्म जो होती है वर्ब की, जिसको आप पहली फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे उसके साथ इस्तेमाल होंगे। अब इसमें एक ज़रूरी बात जो आप लोगों के माइंड में होनी ही चाहिए, थर्ड ग्रुप में मौजूद इमदादी फ़ेल विल, शैल, मस्ट, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, आउट, ये सारे के सारे आपके इमदादी फ़ेल के साथ साथ आपके मॉडल वर्ब्स भी हैं। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश के अंदर फ़िक्रे कैसे बनाए जा सकते हैं या इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखने का तरीका क्या है। तो अंग्रेज़ी फ़िक्रों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जिसको आप फ़ाइल कहते हैं।
फिर इमदादी फ़ेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद फ़ेल आता है जिसको आप वर्ब कहते हैं। फिर आखिर में मफ़ूल आता है जिसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इन सब के बारे में आप पीछे अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है जी, अली इज़ राइटिंग अ लेटर। अब जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं तो अली जो है वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास सब्जेक्ट होगा। इज़ हमारे पास क्या होगा, ये जी अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं, ये आपका इमदादी फ़ेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब होगा। देन राइटिंग की अगर बात करें, ये कोई काम हो रहा है तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास वर्ब होगा जिसको आप फ़ेल कहते हैं। अ लेटर, लेटर क्या है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये इसकी बनावट थी अंग्रेज़ी फ़िक्रों को बनाने की। अब बात करते हैं कि कुछ टेंसेस होते हैं जिनकी ग्रुप बंदी की गई है। अब देखते हैं कि कितने टेंसेस हैं हमारे पास और उनको किस तरह हम इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंसेस की ग्रुप बंदी की अगर बात करें तो वर्ब के लिहाज से टेंसेस को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। फर्स्ट वो है, पहला जो हमारे पास है वो है एक्टिव वॉइस। दूसरा जो हमारे पास है वो है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस की अगर बात करें तो अगर किसी फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला यानी कि डोर ऑफ एक्शन हो तो वो फ़िक्रा एक्टिव वॉइस का होता है। मसलन अब अगर उर्दू में देखें तो अली ख़त लिखता है, अली राइट्स आ लेटर। मंदरजा वाला फ़िक्रे में अली एक सब्जेक्ट है, हम इसको बार हाँ पढ़ चुके हैं। और राइट्स एक वर्ब है यानी कि एक्शन है। अब गौर तलब बात यह है कि इस फ़िक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी कि अली कर रहा है। चूँकि सब्जेक्ट यानी कि अली डोर ऑफ द एक्शन है, इसलिए मंदरजा वाला फ़िक्रा जो है वो एक्टिव वॉइस का होगा। अब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की कि ये कौन से वाले सेंटेंसेस होते हैं। अगर किसी फ़िक्रे में मौजूद सब्जेक्ट यानी कि वर्ब, वर्ब को क्या कहते हैं जी, एक्शन का रिसीवर हो यानी काम सब्जेक्ट पर हो रहा हो तो ऐसा फ़िक्रा हमारे पास पैसिव वॉइस का होता है। मसलन अगर उर्दू में देखें, ख़त लिखा जाता है, अ लेटर इज़ रिटन। मंदरजा वाला फ़िक्रा आपने देखा, इसमें अ लेटर एक सब्जेक्ट है और रिटन एक वर्ब है यानी कि एक एक्शन है। अब गौर तलब बात यह है कि मंदरजा वाला फ़िक्रे में लिखने का काम सब्जेक्ट यानी कि अ लेटर नहीं कर रहा बल्कि इस पर लिखने का काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट एक रिसीवर ऑफ द एक्शन है। लिहाजा मंदरजा वाला फ़िक्रा पैसिव वॉइस का है। अब मंदरजा वाला वजाहत से दो बातें सामने आती हैं जो कि आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो आपके माइंड में आए होंगे ज़रूर। ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो वो हमारे पास पैसिव वॉइस होते हैं। बड़ी सिंपल सी जो है कि इसमें थोड़ा सा इनका डिफरेंस है कि ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो वो एक्टिव वॉइस होते हैं, ऐसे फ़िक्रे जिनमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो वो पैसिव वॉइस होते हैं। अब हम बात करते हैं टेंसेस एंड इट्स काइंड की कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर ज़माने कितने होते हैं और आगे उनको फर्दर डिवाइड भी किया गया है। उनकी कुछ टाइप्स हैं, उनकी कुछ इकसाम हैं। टेंसेस हमारे पास जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं। प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो गुज़रा हुआ, फ्यूचर जो भी आएगा। तो आगे इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, चार चार इनकी इकसाम हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह आगे पास्ट की अगर बात करें तो वो भी इसी तरह है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देन एक और रह गया हमारे पास फ्यूचर जो भी आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब मंदरजा वाला चार्ट से जाहिर होता है कि टेंसेस तीन होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
इन तीनों टेंसेस की एक ही जैसी चार इकसाम होती हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ी हैं। अगर हम इन चारों इकसाम के शुरू में प्रेजेंट टेंस लगाएं तो इन्हें इस तरह लिखा जाएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह इन चारों इकसाम के शुरू में पास्ट टेंस लगा दिया जाए तो इन्हें हम इस तरह पढ़ेंगे: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसी तरह अगर इन चारों के शुरू में फ्यूचर टेंस लगा दिया जाए तो हम इनको इस तरह पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मंदरजा बाला वजाहत से यह बात सामने आती है कि बुनियादी तौर पर टेंसेस तीन ही किस्म के होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में से हर एक की चार किस्में होती हैं और इन तीनों की चारों इकसाम को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारे पास कुल 12 इकसाम इनकी बनती हैं। हम जिन्हें अमूमन या आम तौर पर हम इन्हें क्या कहते हैं जी, हमारे पास इंग्लिश के अंदर 12 टेंसेस होते हैं। अब हमें पता तो चल गया है कि हमारे पास टेंसेस 12 किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें वर्ब भी इस्तेमाल होता है और इनमें हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। तो हम सबसे पहले अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की और वर्ब की कि इनके के अंदर इमदादी फ़ेल और फ़ेल का इस्तेमाल किस तरह होता है, कि किस वर्ब के साथ कौन सा इमदादी फ़ेल लगेगा। दरअसल जो चार्ट आप नीचे देख रहे हैं इसमें हर टेंस के नाम के सामने टेंस में अलग अलग इस्तेमाल होने वाले इमदादी फ़ेल और वर्ब के नाम दिए गए हैं। अगर सबसे पहले बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो इसमें कोई जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो डू और डज इस्तेमाल होंगे। इसका जो सिंपल टेंस जो बनता है उसमें कोई भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। अगर इसको नेगेटिव यानी कि मनफी जब बनाएंगे या कोई सवालिया बनाएंगे तब हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। देन अगर बात हम करें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, इज़, एम और आर। और इसके अंदर वर्ब की जो फॉर्म है वो इंग वाली इस्तेमाल होती है। देन अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो इसके अंदर सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, हैज़ और हैव। तो इसके अंदर काम कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन एंड हैव बीन इस्तेमाल होते हैं और इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो आपकी वर्ब है वर्ब की फॉर्म इसके अंदर आपकी इंग वाली ही लगेगी। इसी तरह दूसरे वाला जो कॉलम है उसके अंदर हम अगर देखें तो पास्ट इंडेफिनिट जो सिंपल टेंस है इसमें सिर्फ और सिर्फ डिड का ही इस्तेमाल होता है और इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल हो सकती है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल हो सकती है। फिर हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तो इसके अंदर भी सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, वाज और वर। तो इसके अंदर भी इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। फिर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की तो इसके अंदर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फिर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तो इसके अंदर भी एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वो है हैड बीन और इसके अंदर भी इंग वाली ही फॉर्म इस्तेमाल होती है। फिर लास्ट पर हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की तो इसका जो सिंपल टेंस है इसके अंदर विल और शिल का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तो इसके अंदर विल भी और शिल भी इस्तेमाल होते हैं और इसके अंदर भी इंग वाली फॉर्म यूज़ होती है। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो विल हैव और शैल हैव इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड ही इस्तेमाल होगी। फिर लास्ट पर जो हमारे पास आता है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होने हैं वो है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन और इसके अंदर भी वर्ब की जो फॉर्म लगनी है वो इंग वाली ही लगनी है। अब एक बात मैं आपको बताता चलूँ
कि ये जो चार्ट आपके साथ जो शेयर किया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस होंगे उनके लिए ही है। अब मैं आपको इमदादी फ़ेल जो है वो याद करने की, उनको माइंड के अंदर बिठाने की, ज़हन के अंदर बिठाने की एक तरकीब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जितने भी हमारे पास इंडेफिनिट टेंस होंगे सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, तो उन सब के साथ हम कौन से वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें हम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यूस टेंस हमारे पास जब भी आप देख लें कोई भी कंटिन्यूस हो, जैसे पास्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस कितने हो गए? ये हमारे पास टोटल 6 कंटिन्यूस हो गए। अब इन 6 कंटिन्यूस के साथ जब भी आप देखें कि ये सेंटेंस जो कंटिन्यूस का है, तो इन 6 के 6 कंटिन्यूस के साथ आप वर्ब की इंग वाली फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। अब पीछे बचते हैं 3 टेंसेस। अब वो कौन से वाले हैं? वो हैं जी हमारे पास परफेक्ट वाले, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इन तीनों के साथ क्या है जी, काम आपका कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप चुप करके कौन से वाली वर्ब की इस्तेमाल फॉर्म करेंगे? थर्ड फॉर्म आप इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ जी, अब हम बात करते हैं वर्ब के इस्तेमाल की, कि वर्ब की जो फॉर्म है उसके इस्तेमाल की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और इंग वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब की इंग वाली फॉर्म का अगर इस्तेमाल देखें तो अगर किसी टेंस के नाम में कंटिन्यूस आ जाए तो उसमें हम लाजमी तौर पर वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पर मंदरजा झैल 6 टेंसेस में वर्ब की इंग वाली ही फॉर्म इस्तेमाल होती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बात अगर की जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म की कि उसका इस्तेमाल किधर होगा, ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी टेंस के नाम में सिर्फ परफेक्ट का लफ्ज़ मौजूद हो तो और कंटिन्यूस का लफ्ज़ हरगज़ ना हो तो इस टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर मंदरजा झैल 3 टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये हमारे पास तीनों की तीनों परफेक्ट के ही टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो 2 टेंसेस जो हमारे पास ऐसे हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और वो मंदरजा झैल कौन से हैं? वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट रह गया है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा हम किसके साथ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अब बात जो आपको जो है कि माइंड में रहने वाली बात क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मस्बत फ़िक्रों में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि जो फ़िक्रा मनफी होगा, जो नेगेटिव फ़िक्रा होगा और सवालिया फ़िक्रा होगा, इंटेरोगेटिव फ़िक्रों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और साथ इमदादी फ़ेल डिड का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश की जो भी सेंटेंस है या कोई पैराग्राफ अगर आ जाता है तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करें, उसका तर्जमा कैसे करें। तो हम देखते हैं कि मंदरजा झैल जो कुलिया आपके सामने दिया हुआ है, सबसे पहले हम इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि पहले फ़ाइल, फिर अमदादी फ़ेल, फिर फ़ेल और फिर मफ़ूल। तमाम टेंसेस के उर्दू फ़िक्रों का तर्जमा इसी कुलिये के साथ किया जाता है। इस कुलिये में 2 चीज़ें काबिल गौर हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है इमदादी वर्ब, यानी कि इमदादी फ़ेल जो हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब। फिर हम बात करते हैं जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है वो है वर्ब। अगर टेंस में यही 2 चीज़ें तब्दील होती हैं, हमारे पास जितने भी टेंसेस होंगे उनमें
यही सिर्फ दो चीज़ें तब्दील होती हैं, यानी हर टेंस में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म मुख्तलिफ होती है। ख़ास तौर पर किसी एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे टेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आपको हर टेंस में इस्तेमाल होने वाले इमदादी फ़ेल और वर्ब की फॉर्म अच्छी तरह याद हों, तो आप मंदरजा वाला कुलिये के तहत किसी भी टेंस के उर्दू फ़िक्रों का अंग्रेज़ी में बआसानी तर्जमा कर सकते हैं। अगर आपके सामने उर्दू का कोई भी फ़िक्रा है और आप इसका अंग्रेज़ी में तर्जमा करना चाहते हैं, तो मंदरजा झैल अमूर को पेश नज़र रखें। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस फ़िक्रे का तर्जमा करना चाहते हैं वो कौन से टेंस से तल्लक़ रखता है। आया कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, या पास्ट परफेक्ट का है, या फ्यूचर परफेक्ट का है। फिर फ़िक्रे के टेंसेस का इल्म हो जाने के बाद ये देखें कि इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। फिर देखते हैं कि इस टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। जब ये दोनों बातें मालूम हो जाएं, तो फिर मंदरजा बाला कुलिये के मुताबिक उर्दू फ़िक्रे का आसानी से अंग्रेज़ी में तर्जमा किया जा सकता है। यानी कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि फ़ाइल, फिर आप इमदादी फ़ेल यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आप वर्ब लिखेंगे जिसको आप फ़ेल कहते हैं, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे जिसको आप मफ़ूल कहते हैं। इस कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फ़ाइल का तर्जमा किया जाता है, फिर मतलूबा टेंस का अमदादी फ़ेल लगा दिया जाता है, फिर टेंस के मुताबिक वर्ब की फॉर्म लगा दी जाती है और आखिर में मफ़ूल का तर्जमा किया जाता है। अब मंदरजा बाला अमूर को पेश नज़र रखते हुए हम चंद फ़िक्रों का अंग्रेज़ी में तर्जमा करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं पानी पी रहा हूँ, वो पतंग उड़ा रहा है। अब ये दो फ़िक्रे हैं हमारे पास उर्दू के। हम जानते हैं कि मंदरजा बाला दोनों फ़िक्रे प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में अमदादी फ़ेल मैंने आपको बताया था कि इसमें इज़, एम और आर इस्तेमाल होते हैं और वर्ब की इंग वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये दोनों बातें मालूम हो जाने की वजह से हम मंदरजा बाला दोनों फ़िक्रों का तर्जमा कुलिये के तहत बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि सब्जेक्ट जो पहला है कि मैं पानी पी रहा हूँ, तो उसमें सब्जेक्ट क्या आ जाएगा जी, मैं के आई। हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या आ जाएगा, एम। वर्ब उसमें क्या आ जाएगा जी, ड्रिंकिंग, कोई काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा जी, काम किस पर हो रहा है जी, वाटर पर, पानी पर। अब देखें बड़ा इजीली जो है कि हमने इसका हल निकाल लिया है, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वो पतंग उड़ा रहा है। सब्जेक्ट अगर सबसे पहले हम देखें, वो का ट्रांसलेशन ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या आ जाएगा, ही के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम वर्ब देखते हैं कि काम क्या हो रहा है जी, पतंग उड़ाना। उड़ाना काम है जी इसके अंदर, तो फ्लाइंग लिखेंगे, क्या चीज़ उड़ाई जा रही है जी, काइट। ही इज़ फ्लाइंग आ काइट। अब देख लिया हमने कि ये बड़ी आसानी से हमने इस चीज़ों को इसका ईजी से ट्रांसलेशन कर ली गई है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस की। तो सबसे पहला जो हमारे पास टेंस आता है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि फ़िलहाल मुतलिक। उर्दू में अगर इसकी पहचान देखें तो उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ और ते हैं, इसको हाईलाइट किया हुआ है, वगैरह अगर आ जाएं तो वो फ़िक्रा हमें मालूम हो जाएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। मसलन, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं, वो पानी पीते हैं, वगैरह। अब देखें कि ता हूँ, ते हैं, ते हो, अब इन सब को हाईलाइट किया हुआ है। अब ये उर्दू की पहचान है हमारे पास। तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की सिर्फ़ और सिर्फ पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर जो इमदादी फ़ेल है, जो हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस के अंदर डू और डज़ इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये इमदादी फ़ेल मैंने आपको बताया था कि सिर्फ़ मनफी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं, मस्बत फ़िक्रों में ये इस्तेमाल नहीं होते। अब इसका जो कुलिया है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट जो फ़ाइल है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब
और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। अब हम जो चीज़ इसमें देखने वाली ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मस्बत फ़िक्रों में चूँकि अमदादी फ़ेल इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए टेंस के मस्बत फ़िक्रों के लिए अमदादी फ़ेल को निकाल कर कुलिया यूँ ही बन जाएगा, जैसे कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब देखें बिल्कुल सेम उसी तरह है कि सब्जेक्ट है फिर वर्ब है फिर ऑब्जेक्ट है, यानी कि पहले आपका फ़ाइल है फिर फ़ेल है फिर मफ़ूल है। अगर हम बात करें मस्बत फ़िक्रों की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मस्बत फ़िक्रों में इमदादी फ़ेल डू व डज़ इस्तेमाल नहीं होता। अगर मस्बत फ़िक्रों का तर्जमा करते वक्त दर्ज झैल कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट का तर्जमा किया जाएगा, फिर फ़ेल यानी कि वर्ब का की फ़र्स्ट फॉर्म लगा दी जाएगी, फिर आखिर में मफ़ूल का तर्जमा यानी कि आपका ऑब्जेक्ट का तर्जमा किया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब जी इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्या है जी, हमारे पास सब्जेक्ट है वही आ गया, वही लिखेंगे। फिर क्या हो रहा है जी, काम इसके अंदर क्या है जी, हमारे पास वर्ब क्या है, हेल्प। अब हेल्प किन की हो रही है जी, गरीबों की, द पुअर। तो बड़ा सिंपल है जी, ये बन गया हमारे पास सेंटेंस कि वी हेल्प द पुअर। इसी तरह एक और जो एग्जांपल हमारे पास है वो है हम झूठ बोलते हैं, सॉरी तुम झूठ बोलते हो। तो इसके अंदर बड़ा सिंपल है जी, तुम जो हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसकी क्या बन जाएगी जी, ट्रांसलेशन यू। क्या करते हो जी, काम क्या हो रहा है जी, बोलना, ठीक है। टेल क्या बोलता है जी, झूठ बोलता है, आ लाई। इसी तरह तीन और एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं, आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि मस्बत फ़िक्रों में ही शी इट या वाहिद नाम हो तो फाइल के साथ आप क्या होगा जी, वो आपकी फ़ाइल जो होगी वो सब्जेक्ट जो आपका होगा वो अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल के साथ क्या कर देंगे, आप एस या ई एस का इजाफा कर देंगे। बाज़ औक़ात आई ई एस का इजाफा किया जा सकता है। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मनफी अगर बनाया जाए, तो अगर इसके मनफी जो जुमले अगर देखे जाएं, मनफी फ़िक्रे देखे जाएं, तो इसमें क्या होता है जी, सबसे पहले आप सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या लगा देते हैं, डू नॉट या डज़ नॉट लगा दिया जाता है। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज़ नॉट लगा देते हैं, फिर वर्ब की वही पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, फिर लास्ट पर आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, हम की इंग्लिश क्या बन जाएगी जी, वी। अब काम क्या हो रहा है जी, अब उसके बाद जी हमने क्या कहा था जी कि क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब। कौन से वाला जी, नॉट वाला। अब इसमें वी है तो वी के साथ क्या लग जाएगा जी, डू लग जाएगा, तो फिर वी डू नॉट। अब क्या नहीं करते जी हम, वेस्ट कि वक़्त जो है वो ज़ाया नहीं करते। क्या ज़ाया नहीं करते जी, वक़्त ज़ाया नहीं करते, वेस्ट आवर टाइम। हम अपना टाइम या हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। तो इसी तरह जो आगे कुछ एग्जांपल्स और भी नीचे दी हुई हैं। अब जी नोट करने वाली बात क्या है कि मनफी जब फ़िक्रे होते हैं, इनमें आई वी यू दे या किसी भी जमा का जो प्लूरल जो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी तरह अगर ही शी इट या वाहिद नाम हो तो उसके साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। मनफी फ़िक्रों में वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इसी तरह अगर बात की जाए इंटेरोगेटिव की कि इसमें कुछ सवालिया फ़िक्रे भी अगर आ सकते हैं, तो वो क्या हैं। हाँ जी, अब हम इसमें देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम डू या डज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी कि चुप करके आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू पर ले आना है, डू वो डज़, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म, फिर हम ऑब्जेक्ट। इसी तरह इसकी एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम शोर करते हो। अब हमने चुप कर कर हमने इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने शुरू में ले आई है, डू यू मेक अ नॉइज़, क्या तुम शोर करते हो, और लास्ट पर आपने इंटेरोगेटिव मार्क लगा देना है।
इसी तरह इसकी नीचे कुछ और एग्जाम्पल भी दी हुई हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ जी, अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सवालिया फ़िक्रों में भी जमा जो फ़ाइल होते हैं उनसे पहले डू इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहिद जो फ़ाइल होते हैं उनसे पहले हम डज़ का ही इस्तेमाल होता है। सवालिया फ़िक्रों में वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा भी नहीं होता। ज़रूरी बात जो इसमें है, जो आपने नोट करनी है, अगर उर्दू के सवालिया फ़िक्रों में क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कितने वगैरह जैसे अल्फाज मौजूद हों तो सबसे पहले इन अल्फाज का तर्जमा किया जाता है, फिर बाद में जो है जो फ़िक्रा होता है फिर उसकी जो सवालिया हालत है उसमें उसको लिखा जाता है कि मतलब जो हमारे पास एग्जांपल है वो क्यों रोती है। सबसे पहले हमने क्या किया जी, हमने क्यों की जो ट्रांसलेशन करनी है इसके अंदर, वाई डज़ शी वीप। बाकी जो है कि वो सवालिया जो सेंटेंसेस है, सवालिया जो जुमला है उसको वैसे ही लिख देना है, वाई डज़ शी वीप और आगे इंटरोगेटिव मार्क लगा देना है। इसके नीचे भी कुछ इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, अली कब खेलता है, इन सब को भी आगे उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ जी, अब इसके नीचे जो है वो एक्सरसाइज जो है कि वो दी हुई है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपने कमेंट बॉक्स के अंदर आपने इनकी ट्रांसलेशन करके 1 बाय 1 आपने लिखनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बाकी वीडियो जो हमारी है या बाकी जितना भी सिलेबस इसका रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।